So, hi everyone, my name is Ravis and I teach philosophy and literature. And welcome to yet another lecture. This is going to be one of the most gothic, one of the most dairy poem of all. क्योंकि आज का जो ये वीडियो है ना, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एडगर एलन पो की एक पोम द रावेन। द रावेन जो है इट्स ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट पोम। और ये पोम गॉथिक नैरेटिव पोम है। इसके अंदर जब आप इसको पढ़ोगे ना तो यू विल फील हॉन्टेड, यू विल फील मतलब आपको अलग ही सॉम्बरनेस फील होगा, अलग ही मतलब जब मैं इसको पढ़ूंगा और जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ये बहुत फिलोसॉफिकल पोम है, बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ है इस पोइट्री के अंदर और बहुत ही ज़्यादा गॉथिक वे में लिखा गया है ना। अब देखो, इस पोम का जो थीम है वो थीम है ग्रीफ, मैडनेस, लॉस, है ना, और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं इसमें। इसमें बहुत सारे फिलोसॉफिकल एलिमेंट्स हैं और मैं जहां तक समझ पाऊंगा, मैं जहां तक एक्सप्रेस कर पाऊंगा, आई होप आप तक पहुंचे वो चीज़। देखो, इसका जो इंस्पिरेशन है वो इंस्पिरेशन, पो वांटेड टू राइट अ पोम दैट अपील टू बोथ पॉपुलर एंड द क्रिटिकल टेस्ट। तो उनको लगा कि क्यों ना डेथ ऑफ अ ब्यूटीफुल वुमन के बारे में लिखे, जो कि उनके अनुसार, which he believed that the death of a beautiful woman is one of the most poetical topic of all. तो फिर जाके उसने लॉजिकली चीजों को कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया, है ना, पोइटिकली चीजों को कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया। एंड दैट्स व्हाई ही आउटलाइंड हिज ऐसे नेम द फिलोसफी ऑफ कंपोजिशन, है ना, जिसके अंदर वो अपनी वर्क्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, है ना, क्रिटिकली एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन आज का जो पोम है ना, उसके अंदर भी आपको वो डेयरी दिखेगा, उसके अंदर भी आपको वो ग्रीफ दिखेगा, उसके अंदर वो मेमोरी दिखेगा, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स वर्सेस रैशनलिज्म आपको दिखेगा, एब्सर्डिज्म दिखेगा, डिस्पेयर और नाइलिज्म दिखेगा, है ना। ये एक तरह से पोस्ट रोमांटिक एंग्जाइटी दिखेगा आपको। तो ये जो पोम है ना, आप लास्ट तक इसको देखना, एंड आई एम टेलिंग यू, यू विल फॉल इन लव विद दिस पोम। जिस तरह से मतलब मेरा ये फेवरेट पोम है, उसी तरीके से आपका भी ये फेवरेट पोम हो जाएगा, ओनली इफ यू लिसन टू द पोम एट द एंड, टिल द एंड, सॉरी। अब हम लोग एक एक करके सेंटेंस को पढ़ते हैं, एक एक करके लाइंस को पढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं, ठीक है। अब जब मैं पोम्स पढ़ रहा हूँ तो आप गौर से ध्यान देना। कहता है, पोम की शुरुआत होती है, अच्छा, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, please do subscribe the channel so that I can be motivated and bring more such content for you. And you can also join my telegram channel, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। देखो, पोम की शुरुआत होती है, कहता है, once upon a midnight dairy, while I pondered weak and weary over many a quaint and curious volume of forgotten lore, while I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, as of someone gently rapping at my chamber door. It is some visitor, I muttered, tapping at my chamber door. Only this and nothing more. So, जो पहला स्टेंजा है, यहाँ पे हमारा जो पोइट है ना, वो सिटिंग, मतलब बैठे बैठे वाली पोजीशन में, ही इज सिटिंग समवेयर, ही इज सिटिंग ऑन हिज चेयर, ही इज सिटिंग ऑन हिज इन हिज चेम्बर। और जो सेंटेंस कहते हैं वंस अपॉन अ मिडनाइट डेयरी, ये इमीडिएटली इवोक करता है गॉथिक टोन को, गॉथिक एलिमेंट को, है ना। जैसे लेट नाइट है, इमोशनली ब्लीक आवर है, जैसे आपने गॉथिक के बारे में मैंने पहले पढ़ाया है। गॉथिक का मतलब ये है जिसके अंदर गॉथिक एलिमेंट वैसी चीज़ें हैं जिसके अंदर आपको एक कह सकते हैं कि इवोक करता है इमोशनली ब्लीक चीज़ों को, है ना, लेट नाइट को। या फिर देखो, अब जब आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा एहसास होगा जैसे कि थोड़ा बहुत आपको डर सा लगेगा, है ना, लेकिन आपको इंटरेस्ट भी जगेगा, है ना। यू वांट टू हियर, यू वांट टू लिसन, बट यू वुड बी अफ्रेड ऑफ इट। जैसे हम घोस्ट की कहानियाँ, जब हमारी ग्रैंड मदर, है ना, मेरी नानी बहुत घोस्ट की कहानियाँ सुनाती थी, है ना, इवन माई फादर टेल्स अस घोस्ट स्टोरीज। तो हमें डर तो लगता था, लेकिन हम लोग उत्सुक होते थे कि आगे क्या है, आगे क्या हुआ। तो ये पोम भी आपको उसी तरीके से प्रेरणा देगी। ये पोम इसी तरीके से आपको एक तरह से मूव फॉरवर्ड करने के लिए या फिर पोइट्री को और ज़्यादा पढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। अब यहाँ पे जो मिडनाइट है वो सिंबॉलिकली यूज किया गया है, ट्रांजिशन है, डेथ का, मिस्ट्री का, इंट्रोस्पेक्शन का, है ना। और डेयरी जो है, इट सजेस्ट मोशनल एग्जॉस्शन। यहाँ पे आप देखो, क्योंकि पोइट्री की शुरुआत में ही जो हमारा राइटर है, जो हमारा पोइट है, ही इज स्लीपिंग, नियरली नैपिंग, विच मीन्स वो नैप कर रहा है, ऑलमोस्ट सोया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारा वर्क करके थक चुका होगा और वो सो चुका है। तो एक तरह से इस्टेब्लिश करता है इस मूड को।
और वो जो है ही बिगेन्स लाइक अ फेयरी टेल, ऐसे ऐसे शुरू करते हैं पोइट्री को जैसे कि कोई फेयरी टेल हो, वंस अपॉन अ मिडनाइट ड्रेरी, है ना। तो देख रहे हो ना, यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल स्पेस बनाने की कोशिश की गई है। तो मतलब स्पीकर का जो कंडीशन है वो कंडीशन को यहाँ पे दिखाया गया है। फिर कहता है while I pondered weak and weary, यहाँ पे देखो weak and weary, he is both mentally and physically fatigued। मैंने जैसे बताया he is sitting somewhere, he is not somewhere but he is sitting in his own chamber and he is mentally exhausted, he is physically exhausted, he is not just tired but psychologically burdened भी है वो, है ना। सो यहाँ पे देखो रिपीटेशन ऑफ द डब्ल्यू साउंड आता है, जो एलिट्रेशन कह सकते हैं। वीक एंड वेरी, डब्ल्यू का रिपीटेशन हो रहा है ना, एलिट्रेशन है। और एलिट्रेशन हम कब यूज करते हैं, जब हम किसी चीज को इवोक करने की कोशिश करते हैं, किसी चीज को एक्स्ट्रा मतलब एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। फिर आगे कहता है अगली सेंटेंस में, ओवर मैनी अ क्विंट एंड क्यूरियस वॉल्यूम ऑफ फॉरगॉटन लोर। यहाँ पे क्विंट एंड क्यूरियस जो है ना, ये एक ओल्ड स्ट्रेंज, है ना, पॉसिबली एक तरह से ऑकल्ट टेक्स्ट की तरह है, जिसमें एंशिएंट मिस्टिक नॉलेज के बारे में बातें की जा रही है ना, पॉसिबली एल्कमी या फिर मेटाफिजिकल थॉट, है ना, ये सारी के सारी चीजें राइटर के दिमाग में आ रहा है। तो एक फिलोसॉफिकल पॉइंट है, मीनिंग इज ऑब्सक्योर हियर। तो समझो कि इमेजिन करना है दैट यू आर सिटिंग इन योर ओन चेम्बर, है ना, आफ्टर वंस यू आर बर्नड आउट। तो उस सिचुएशन में आप बिल्कुल शांत होते हो और बाहर बिल्कुल अंधेरा है, एंड एट दैट टाइम आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें रश हो रही होती है, बहुत सारी चीजें आ रही होती है, और वो सारी की सारी चीजें गॉथिक तरीके से आती है ना। जैसे डिमोनोलॉजी के बारे में आप सोचते हो, एल्केमी के बारे में आप सोचते हो, मेटाफिजिकल थॉट के बारे में आप सोचते हो, स्ट्रेंज एंड मतलब आउटडेटेड चीजों के बारे में सोचते हो, है ना, साइकोलॉजिकल बर्डन है आपके ऊपर, फिटीग है आपके ऊपर। तो यहाँ पे एक तरह से फॉरबिडन नॉलेज के बारे में, है ना, राइटर कहने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत डीप और सिंबॉलिक ट्रुथ के बारे में राइटर बातें कर रहा है ना। और ये जो इनका स्लीप और डिप्राइव्ड स्टेट है, वाइल एंड नॉडेड नियरली नैपिंग, वो एक तरह से कहता है कि स्लीप एंड वेकफुलनेस, वैसा सिचुएशन जहां पे आप बिल्कुल सोए भी नहीं हो लेकिन आप सोए हुए हो, तो उस सिचुएशन के बारे में बातें करते हैं। एक तरह से दिस लिमिट्स द स्टेट ब्लर्स बाउंड्री बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। यहाँ पे इमेजिनेशन और रियलिटी दोनों ब्लर हो चुकी है ना। फिर कहता है, आगे कहता है, हम आगे चलते हैं, अगले सेंटेंस में चलते हैं। कहता है, distinctly I remember it was the bleak December, and each separate dying ember wrought its ghost upon the floor. Eagerly I wished the morrow, vainly I had sought to borrow from my books sources of sorrow, sorrow for the lost Lenore, for the rare and radiant maiden whom the angels name Lenore, nameless here for evermore. Now, ये जो ब्लीक दिसंबर है, ब्लीक दिसंबर एक्चुअली सिंबलाइजेज कोल्ड या फिर डेथ, है ना। इट इज अ सिंबल ऑफ लाइफ्स एंड एंड इमोशनल डेसोलेशन, है ना। और यहाँ पे जो डाइंग एम्बर है, रॉट इट घोस्ट, ये पर्सोनिफाई कर एक मेटाफर यूज किया गया है। पर्सोनिफिकेशन भी है, मेटाफर भी है। और यहाँ जो एम्बर है, इट थ्रोज शैडोज, है ना, लाइक घोस्ट। आप जब देखोगे एम्बर, जब राख जब जल रही होती है ना, ऑलमोस्ट जलने जलने के पोजीशन में होता है, जब राख ऊपर उड़ रहा होता है, तो एक तरह से आपको इवोक करता है घोस्ट की तरह, है ना। ऐसा लगेगा जैसे कि कोई घोस्ट निकल रहा हो उस आग से, उस एम्बर से, है ना। और इकोज ऑफ द डेड लेनोर, ये जो लेनोर है, लेनोर इज समवन, मे बी सी इज अ वुमन, आई डोंट नो, लेकिन ये जो लेनोर है ना, मे बी किसी पास्ट लाइफ के बारे में होगा। तो ये जो पूरा का पूरा जो रूम है, पूरी की पूरी जो रूम है, वो एक तरह से हॉन्टेड है, हॉन्टेड स्पेस ऑफ मेमोरी है ना। फिर कहता है कि ईगरली आई विश द मॉरो, मतलब कि ही लॉन्ग्स फॉर मॉर्निंग। अब रात काफी हो चुकी है, अब ही लॉन्ग्स फॉर मॉर्निंग, वो चाहता है कि कितनी जल्दी जल्दी हो जाए, कितनी जल्दी लाइट आ जाए, बिकॉज बिकॉज ही इज ऑल्सो अफ्रेड, ही इज ऑल्सो इन अ स्टेट ऑफ सॉम्बरनेस, है ना। फिर कहता है, फिर आगे कहते हैं कि सक्सेस ऑफ सॉरो, यहाँ पे देखो सक्सेस ऑफ सॉरो का वर्ड यूज किया गया है ना, जहाँ पे वो बुक्स को टर्न करता है ना, नॉलेज के लिए नहीं बल्कि अपने इमोशनल नमनेस के लिए, है ना। और द लॉस्ट लेनोर जो सेंटेंस है, जो वर्ड है यहाँ पे, ये एक तरह से डिवाइन फिगर के बारे में बातें करता है, विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, मे बी सी इज आइडियलाइजिंग डेथ। यहाँ पे जो यहाँ पे जो क्या कहते हैं, रावेन है ना, रावेन विच मीन्स जो बर्ड है ना, वो जो काला कौवा है, वो डिनोट कर रहा है मे बी डेथ को, है ना, एक लेडी के डेथ को। जैसा मैंने एक्सप्लेन किया कि एक वुमेन के डेथ को सबसे ज्यादा पोइटिक मानते हैं एडगर एलन पो हमारे, है ना। और वो नेमलेस है, नेमलेस हियर फॉर एवर मोर। लास्ट सेंटेंस में कहता है कि मतलब ऑन अर्थ हर नेम इज नो लॉन्गर स्पोकन, मतलब
उसके जाने के बाद, उसके मरने के बाद, नो वन स्पीक्स अबाउट हर नेम, सी एग्जिस्ट ओनली इन द मेमोरी ऑफ बियॉन्ड, है ना, वो लोगों की मेमोरी में है एंड नथिंग मोर, उससे बियॉन्ड वो नहीं है। तो यहाँ पे फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है इस पोम का, जिसमें ग्रीफ एंड आइडियलाइजेशन किया गया है ना, एक वुमेन के ग्रीफ को माइथलाइज किया गया है ना, जो कि डेथ एंड आर्ट आफ्टर लाइफ के बारे में भी है। यहाँ पे लेनोर जो है वो एक तरह से एंजल बन के आ रहा है ना, मेमोरी एंड ओब्लिवियन दिखाया जा रहा है ना। अब हम लोग चलते हैं तीसरे स्टेंजा पे, कहता है and the silken, sad, uncertain rustling of each purple curtain thrilled me, filled me with fantastic terror never felt before, so that now to still be beating of my heart I stood repeating, "'Tis some visitor entering entrance at my chamber door, some late visitor entering entrance at my chamber door. This it is and nothing more." Now यहाँ पे देखो, and the silken sad uncertain rustling of each purple curtain thrilled me, मतलब उसका जो कर्टन है वो रसल कर रहा है, वो हिल रहा है और उसको थ्रिल कर रहा है, हमारे पोइट को थ्रिल कर रहा है। तो ये जो सिल्कन सैड अनसर्टन रसलिंग है, ये एक तरह से सेंसरी डिटेल है ना। कर्टन सीम्स लाइव, ऐसा लगता है कि जैसे कर्टन लाइव हो, जैसे आपको डर लगेगा जब आप घोस्ट के बारे में सुनते हो, है ना, जब घोस्ट की कहानियां पढ़ते हो, घोस्ट की मूवीज देखते हो, है ना, तो आपको हर चीज लगेगा कि एवरीथिंग बिकम्स लाइव, है ना, इवन द शैडोज फील्स लाइक इट इज अ घोस्ट। सो ये प्रोड्यूस कर रहा है घोस्टली प्रेजेंस को, है ना। दिस इज अ पैथेटिक फैलेसी अगर लिटरेरी टर्म्स के अंदर पढ़ा जाए, क्योंकि यहाँ पे जो एंग्जाइटी है ना, गिव्स लाइफ इन मतलब एक तरह से इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को लाइफ दे दिया गया हो यहाँ पे। फिर आगे जैसे फैंटास्टिक टेरर, है ना, अगले सेंटेंस में जो थ्रिल्ड मी फिल्ड मी विद फैंटास्टिक टेरर, ये जो फैंटास्टिक टेरर है एक तरह से इमेजिनेशन है जो कि मैग्नीफाई कर रहा है ना, फियर को मैग्नीफाई कर रहा है, फियर को बढ़ा रहा है। फिर अगले सेंटेंस में जो कहता है टू स्टिल द बीटिंग ऑफ माई हार्ट, यहाँ पे एक तरह से मतलब रिपीटेड रैशनल लाइफ के बारे में बता रहा है कि लाइफ जो है ना वो चल रहा है, लेकिन उसको सरप्रेस कर रहा है कौन? फियर इज सरप्रेसिंग द लिविंग बॉडी, द लिविंग लाइफ, है ना। जैसे आप डरते हो तो नहीं, ऐसा लगता है कि आपके लाइफ को कोई दबा रहा हो, है ना। फिर मतलब वही है, फिलोसॉफिकल टोन है, फियर्स एंड अननोन के बारे में बातें हो रही है, सप्रेशन एंड एंग्जाइटी के बारे में हो रही है, एपिस्टोलॉजी के बारे में बातें हो रही है कि व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज नॉट रियल, है ना, साउंड और स्पिरिट क्या है, इमेजिनेशन है, एग्जिस्टेंशियल रियलिटी है, मतलब किस चीज के बारे में है, नो वन नोज। फिर अगले सेंटेंस कहता है प्रेजेंटली माई सोल ग्रू स्ट्रॉन्गर, हेजिटिंग देन नो लॉन्गर, सर सेड आई or madam, truly your forgiveness I implore. But the fact is, I was napping, and so gently you came rapping, and so faintly you came tapping at my chamber door. That I screw was sure I heard you. I heard you. Here I opened wide the door. Darkness there and nothing more. तो हमारा जो पोएट है वो उठता है, उठ के अपने चेंबर की डोर को ओपन करता है, इसलिए कहते हैं प्रेजेंटली माई सोल ग्रू स्ट्रॉन्गर। अब धीरे धीरे इसका जो सोल है ना, डर से क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ना, वो थोड़ा करेजियस होके निकलता है। ही इज नॉट हेजिटेटिंग एनी मोर, कहते हैं हेजिटेटिंग देन नो लॉन्गर, सर सेड आई, वो सर कहता है या मैडम, नाउ ही इज ट्राइंग टू स्पीक टू द ये जो सुपर नेचुरल एलिमेंट है ना, ये जो सुपर नेचुरल डार्कनेस है, उससे वो बातें करने की कोशिश करता है। कहता है सर सेड आई और मैडम, ट्रूली योर फॉरगिवनेस आई इम्प्लोर, वो पूछना चाहता है कौन हो तुम, है ना, कौन हो, कहाँ से आए हो। फिर कहता है कि दैट आई स्केयर वाज श्योर आई हर्ड यू, हियर आई ओपन वाइड द डोर, और जब वो ओपन करता है डोर को, डार्कनेस देयर एंड नथिंग मोर, कुछ भी नहीं है। द वॉइड आंसर्स हिम, ऐसे लग रहा है जैसे आप देखो नीचे की फिलॉसफी है, जैसे नीचे ने कहा है कि इफ यू लुक डीप इनटू द अबिस, अबिस लुक्स बैक टू यू, विच मीन्स कि जब आप गहराई में, जब आप अंधकार में, जब आप वैसी जगह जहां पे कुछ भी नहीं हो, वहां पे जब झांकते हो ना, तो वो भी आपको झांकता है। तो ये एक डीप फिलोसॉफिकल सेंस है, विच मीन्स कि एवरी यू कैन फाइंड योर ओन डीमन, है ना। अगर आपके अंदर डीमन है, तो जब आप डीप डाउन अपने हृदय के अंदर, डीप डाउन अपने सोल के अंदर जब झांकोगे, तो वो चीज़ आपकी तरफ झांकेगा, वो चीज़ आपको रिफ्लेक्ट करेगा, आपको बताएगा, है ना, हु यू आर एंड वॉट डू यू वॉन्ट, है ना। तो ये जो वॉइड है वो आंसर करता है। सो यहाँ पे एम्प्टीनेस जो है ना, वो एक तरह से कैरेक्टर बन जाता है। तो वही है, यहाँ पे एबिस को फेस कर रहा है, सर्च ऑफ कनेक्शन है, ही वांट्स टू स्पीक टू द टू व्हाटएवर यू नो मेकिंग हिम फील दैट वे।
और एग्जिस्टेंशियल एब्सर्डिटी है यहाँ पे। नाउ अगला 5वां सेंटेंस कहता है, deep into that darkness peering, long I stood that wondering, fearing, doubting, dreaming dreams no mortal ever dared to dream before. But the silence was unbroken, and the stillness gave no token, and that only word there spoken was the whispered word Lenore. This I whispered, and an echo murmured back the word Lenore. Merely this and nothing more. Now he stares into darkness and projects emotion, है ना, वो अपने इमोशन को उस डार्कनेस पे डालता है और फिर कहता है ड्रीमिंग ड्रीम्स नो मोर्टल एवर डेयर्ड, विच मीन्स कि उसका जो ग्रीफ है वो इतना ज्यादा अपने आप को पुश कर दिया है जैसे कि एक तरह से विजनरी मैडनेस हो, है ना। फिर कहता है कि ही विस्पर्स हर नेम एंड हिज ओन वॉइस इकोज, जब वो विस्पर करता है, जैसे मैंने बोला, नीचे ने बोला था इफ यू लुक डीप इनटू द एबिस, तो एबिस भी आपको देखेगा, तो वो ये बोल रहा है, एबिस में बोल रहा है, मतलब डार्कनेस को बोल रहा है, और वो वापस में अपनी ही वॉइस को वो सुन रहा है ना, इको हो रही है। एक तरह से ट्रेजेडी है, ट्रेजिक लाइन है, सेल्फ कॉन्सोलेशन है ना। मे बी किसी ग्रीफ से वो झेल रहा हो, मे बी बहुत सारे वर्क से वो काफी ज्यादा यहाँ पे देखो डिप्रेशन नहीं है, लेकिन एक उस अवस्था की बात कर रहा है जहाँ पे आप बहुत ज्यादा वर्कलोड है आपके ऊपर, है ना, किसी चीज के बारे में आप बहुत सोच के बहुत ज्यादा परेशान हो, है ना। तो ये जो इको है वो आइसोलेशन को सिंबलाइज कर रहा है ना। फिर कहता है, आगे कहता है अगले सेंटेंस में, अगले स्टेंजा में कहता है, बैक इनटू द चैम्बर टर्निंग ऑल माय सोल विद इन माय बर्निंग, सून अगेन आई हर्ड अ टैपिंग समवट लाउडर देन बिफोर, श्योरली said I, surely that is something at my windows lattice, let me see then what there it is and this mystery explore, let my heart be still a moment and this mystery explore, it is wind and nothing more। एंड जब वो वापस अपने चेंबर में आ जाता है, जब पोइट हमारा वापस चेंबर में आके जब बैठ जाते हैं, तो फिर से उस चेंबर से आवाज आती है, उसके बाहर से आवाज आती है ना। इवन दो ही इज अफ्रेड, वो काफी डरा हुआ है ना, इसलिए कहते हैं कि ऑल माई सोल विद इन माई बर्निंग, उसके अंदर की जो सोल है वो जल रहा है। ही वॉन्ट्स टू नो व्हाट इट इज व्हाट इट वॉज, है ना। जैसे आप किसी घोस्ट के बारे में सोचते तो आपको डर लगा रहता है कि वो क्या है, बाहर क्या है। फिर सून अगेन आई हर्ड अ टैपिंग, फिर वो दोबारा से उसी आवाज को सुनता है, अगेन एंड अगेन द वॉइस, है ना, इट रैटल्स हिम। फिर कहता है कि श्योरली सेड आई, श्योरली दैट इज समथिंग एट माई विंडोज लेटस, जरूर कुछ ना कुछ है उस विंडो के लेटस पे, है ना। जब आपको डर लग रहा है तो आपको लगता है कि हाँ कुछ तो कुछ है उस विंडो पे, कोई ना कोई है, लेट मी सी, वो देखना चाहता है। एंड व्हाट थ्रेटन, मतलब क्या थ्रेट है, ऐसा क्या है, उस मिस्ट्री को एक्सप्लोर करना चाहता है। लेट माई हार्ट बी स्टिल अ मोमेंट एंड दिस मिस्ट्री एक्सप्लोर, ही वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर दैट मिस्ट्री, ही वॉन्ट्स टू नो व्हाट इट इज, है ना। ही रिड्यूसेस द अननोन टू द विंड, है ना, एक तरह से डिनाइल यहाँ पे, इट इज विंड एंड नथिंग मोर। तब उसको पता चलता है कि इट इज नथिंग बट अ विंड, सिर्फ विंड की आवाज है। वो जो विंड भी देखोगे रैटल करते हुए चलता है रात में, है ना, एकदम अलग सी आवाज आती है विंड को। जब विंड शहर में बहुत तेजी से बहता है ना, तो वो विंड भी डरावना होता है। कभी आप फरवरी या मार्च के समय में जब जाना छत के ऊपर, है ना, इवनिंग में, रात में, जब बहुत रात हो जाएगी, तो देखना वो जो उसकी जो आवाज होती है कि विशल की तरह आवाज होती है, और वो आपको डराएगा। यहाँ भी बिल्कुल वही है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ देखो फ्रॉइड का भी एक तरह से रिप्रेशन था, बट एनीवे आगे चलते हैं। स्टेंजा 7 में कहता है, ओपन हियर आई फ्लंग द सटर वेन विथ मैनी अ फिल्टर अ फ्लट एंड फ्लटर, इज देयर स्टेप्ड अ stately raven of the saintly days of yore, not the least obeisant made he, not a minute stooped or stayed he, but with me of lord or lady perched above my chamber's door, perched upon a bust of Pallas just above my chamber door, perched and sat and nothing more. Now what he saw was something, एक तरह से वहां से अचानक से रावण जो होता है, रावण उसको कह लो, रावण काले कौवे को कहते हैं, तो रावण अपीयर होता है। यहाँ पे पो का सिंबॉलिक फिगर है फेट का, ग्रीफ का, नॉलेज का, है ना। यहाँ पे सेंटली डेज ऑफ योर कहता है, मिस्ट्री ऐड कर रहा है। यहाँ जो बर्ड है ना, वो एक तरह से एंशियंट या फिर एटर्नल किसी उस एरा से आया है जो कि काफी एंशियंट एरा हो, है ना, वहां से आया हो। इसलिए कहते हैं कि बस्ट एंड पैलेस एथीना, यहाँ पे विजडम है। जो रावेन है ना, ये परहैप्स एक तरह से चीजों को ओवर कर रहा है।
पर्च्ड, पर्च मतलब वहां पे बैठना, पर्च्ड एंड सेट एंड नथिंग मोर। द बर्ड जो है वो पैसिव है, काम है, बट ईरी है, मतलब डरावना है, बहुत काम है, लेकिन इस तरह से टोन सेट कर रहा है जैसे कि मतलब कि वो बहुत काम है, बहुत कामली आके बैठ चुका है। फिर आगे कहता है, देखो यहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेस यूज किए गए हैं, जैसे एलिट्रेशन, फ्लर्ट एंड फ्लटर है ना। अब स्टेंजा 8 पे चलते कहता है कि then this ebony bird beguiling my sad fancy into smiling by the grave and stern decorum of the countenance it wore, though the crest of Sorn and Seven, though I said art showed no craven, ghastly gleam and ancient raven wandering from the nightly shore. Tell me what thy lordly name is on that night's Plutonian shore. Quoth the raven, nevermore. यहाँ पे देखो, ही एंगेजेस द बर्ड एज इफ दिस, मतलब एक तरह से, मतलब यहाँ पे जो राइटर है ना वो बर्ड के साथ इंगेज होने की कोशिश कर रहा है, बर्ड के साथ बात करने की कोशिश कर रहा है, एज इफ द बर्ड हैज केम फ्रॉम सम एंशिएंट या फिर लॉर्डली वो वर्ल्ड है ना वहां से आया हो। प्लूटोनियन शोर, एक तरह से प्लूटो गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड, प्लूटो का एक वर्क था जिसमें वो रियल ऑफ डेट के बारे में बातें करते हैं, है ना, अंडरवर्ल्ड के बारे में बातें करते हैं। तो मे बी वो जो गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड है मे बी वो आया हो, है ना। तो मे बी यहाँ पे मतलब राइटर सोच रहा है कि शायद वो गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड है ना वही आया है ये रावण बन के। फिर कहता है कि नेवर मोर, लेकिन तो जब बर्ड से वो बात करने की कोशिश करता है तो बर्ड एक ही आंसर देता है, कोट करता है, नेवर मोर, वन वर्ड रिस्पॉन्स, दैट्स इट। तो आगे कहता है, much I marveled this ungainly fall of here discourse so plainly, though it answer little meaning, little relevancy bore, for we cannot help agreeing that no living human being ever yet was blessed within seeing bird above his chamber door, bird or beast upon the sculptured bust above his chamber door, with such name as nevermore. यहाँ पे स्पीकर जो है अमेज्ड है क्योंकि बर्ड जो है वो बोल रहा है, बर्ड जो है वो बातें कर रहा है ना। येट एडमिट्स इट मेक्स लिटिल सेंस, इवन दो द बर्ड इज टॉकिंग, द बर्ड इज स्पीकिंग, बट इट डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल बिकॉज बर्ड इज सेइंग नथिंग एट ऑल। बर्ड इज सिंपली सेइंग, बर्ड एक ही चीज कोट कर रहा है, नेवर मोर, नेवर मोर, है ना। सो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे मतलब एक तरह से कॉग्निटिव डिसोनेंस है ना। ही इज बोथ अमेज्ड एंड स्केप्टिकल एक साथ ही। और यहाँ पे फेनोमेनोलॉजी भी यूज किया गया, जैसे द एक्सपीरियंस बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन ऑब्जेक्टिव लॉजिकल, है ना। जो एक्सपीरियंस है वो ज्यादा यहाँ पे लॉजिकल लग रहा है बल्कि एक ऑब्जेक्टिव लॉजिकल थिंग्स है। जो एक्सपीरियंस कर रहा है हमारा पोएट, है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। फिर आगे कहता है, बट द रावण सिटिंग लॉनली ऑन द प्लेसिड बस्ट spoke only that one word, as if the soul in that one word he did outpour, nothing further than he uttered, not a feather than he fluttered, till I sacrously more than muttered, other friends have flown before, on the morrow he will leave me, as my hopes have flown before. Then bird said, nevermore. यहाँ पे रावण जो है वो अभी भी स्टिल है, ही इज नॉट इवन फ्लटरिंग हिज विंग्स, ही इज नॉट इवन मूविंग, है ना। द स्टिलनेस बिकम यहाँ पे ऑप्रेसिव, ये जो स्टिलनेस है वो राइटर को और ज्यादा आश्चर्य कर रहा है, ऑप्रेस कर रहा है। यहाँ पे जो स्पीकर है, ही सीज अ प्रोफेसी ऑफ अबेंडनमेंट, व्हिच मींस द प्रॉफिट आया है, मे बी ही इज अ प्रॉफिट, मे बी इज अ गॉड, डजंट नो, नो वन नोज, मे बी इज नॉट अ गॉड, है ना। लेकिन उसकी जो अबैंडनमेंट है, वो जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, सिर्फ एक ही चीज कह रहा है, नेवर मोर एंड नथिंग एल्स, है ना। फिर वो सोच रहा है कि इवन द बर्ड विल लीव मी, क्योंकि क्योंकि मे बी उनके साथ जो उनकी प्रेमिका हुई होंगी या जिनसे वो प्यार किए थे कभी, है ना, उनका डेथ हो चुका है। देखो क्योंकि यहाँ पे डेथ ऑफ ए लेडी के बारे में ही एक्सप्रेस किया गया है, एक तरह से ये सैड म्यूजिक की तरह भी है। तो वो सोच रहा है कि उसको लाइफ में सबने छोड़ दिया, क्या ये बर्ड भी उसको छोड़ के चला जाएगा, इवन दो ही नोज दैट दिस बर्ड इज गोइंग टू लीव हिम टुमारो। लेकिन बट द बर्ड सेज नेवर मोर, व्हिच नाउ इज इंटरप्रेट्स एज एश्योरेंस दैट इट विल स्टे, इवन दो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में ये जो नेवर मोर, जितनी बार वो नेवर मोर बोलेगा, एवरी टाइम राइटर के दिमाग में, हमारे पोएट के दिमाग में अलग अलग चीजें चल रही होंगी। यहाँ पे डिजायर ऑफ कंसिस्टेंसी है, मतलब वो चाहता है कि कोई चीज कंसिस्टेंट बना रहे, है ना। जो रिलेशन होता है वो कंसिस्टेंट, मतलब हर इंसान चाहता है कि उसका जो रिलेशन है वो कंसिस्टेंट हो,
ट्रेजिक आयरनी है, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है ना। तो आज स्टेंजा 10 तक ही देखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग 11 से जितने भी रेस्ट स्टेंजा बचे हैं उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।